जयराम जी की। हम हैं डॉक्टर अरुण कुमार कुलश्रेष्ठ। कछु बात कर ले थे परमाणु की संरचना। परमाणु मतलब ऐसा अणु, परम अणु, अणुओं में भी परम, मतलब और भी छोटा, दैट इज परमाणु। तो उसकी संरचना क्या है, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करना है, तो मुलाहिजा फरमाइए। जो भारतीय और यूनानी दार्शनिकों द्वारा बहुत पहले ही बहुत बहुत मतलब कितना 400 ईसा पूर्व 400 ईयर्स जो है वो एसी से, अभी क्या चल रहा है, एसी जो 0 से स्टार्ट होगा आफ्टर क्राइस्ट एंड बीसी बिफोर क्राइस्ट, मतलब 400 करीब करीब 2,500 साल हो गया। 2,500 साल पहले जो उन्होंने एक बोला था कि हाँ कोई है चीज़ ऐसी जो परमाणु टाइप की है, कोई है ऐसी चीज़ अस्तित्व में है। तो उनका विचार था कि परमाणु द्रव्य के मूल संरचनात्मक भाग होते हैं। जो कोई भी पदार्थ है उसका जो बेसिक चीज़ है वो है परमाणु। तो उनके अनुसार पदार्थ के लगातार विभाजन से अंततः परमाणु प्राप्त होगा। मतलब मैं लगातार अगर विभाजन करता चला जा रहा हूँ, खचाक 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 खचाक, तो जो लास्ट में प्राप्त होगा जो मुझे, वो परमाणु होगा। ये हो गया परमाणु इकड़ी का। ओके, तो जिसको और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता, बस ये पॉइंट है। वो भी बोल देगा ए बहुत हो गई है, अब मैं एटम हो गया हूँ, अब मेरे को तू और ज़्यादा डिवाइड नहीं कर सकता, भी समझ गया, बहुत हो गई, बहुत काट लिया तेने मेरे को, ठीक है। तो इस तरीके से जो और विभाजित नहीं किया जा सकता। और ये जो वर्ड है वो एटोमियों से, मतलब न काटे जाने वाले, अनकटेबल, जिसको काटा नहीं जा सकता, अनकटेबल एटोमियो। तो वास्तविकता में ये जो परमाणु शब्द की उत्पत्ति है वो ग्रीक से हुई है, राइट। तो ग्रीक साइंटिस्ट जो है वो काफ़ी समर्पित हुआ करते थे, काफ़ी अग्रणी माने जाते हैं विश्व में। 2,500 साल पहले ये सब चीज़ें जो है दिमाग में आने लगी थी। लेकिन बहुत समय तक क्या था कि कोई प्रमाण ही नहीं है, तो ठीक है, बिना प्रमाण के विचार चलने लगे, राइट। तू ही दाता तू ही विधाता, कौन सा प्रमाण है उसका, ठीक है। लेकिन हो सकता है आगे कोई एक्सपेरिमेंट उस पर भी हो जाए, चल तो रही है रिसर्च, ठीक है। तो 18वीं शताब्दी में वैज्ञानिकों ने फिर इस पर बल देना शुरू किया कि वास्तविकता में जो द्रव्यमान है उसकी जो अंतिम चीज़ बताई जा रही है, जो अविभाजित है, तो वो क्या चीज़ है, उसके बारे में सोचना चालू किया। वो सन 1808 में जॉन डॉल्टन नामक एक ब्रिटिश स्कूल अध्यापक था, उसने पहली बार वैज्ञानिक आधार पर द्रव्य का परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया। उसने एक साइंटिफिक तरीके से बताना शुरू की जॉन डॉल्टन ने, तो इसलिए उनका भी जॉन डॉल्टन का परमाणु सिद्धांत कहा जाता है। जिन्होंने परमाणु को किसी भी पदार्थ की मूल एकक, जॉन डॉल्टन ने कहा कि कोई भी पदार्थ है तो उसकी जो मूल एकक, जो यूनिट है, वो यूनिट दैट इज द एटम, राइट। सो दिस यूनिट इज एटम, ये एटम है। ये ऐसे ऐसे एटम मिलके जो है पूरा संपूर्ण ब्रह्मांड बना हुआ है, ठीक है। तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत से द्रव्यमान के संरक्षण का नियम, राइट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, स्थिर संगठन के नियम, गुणित अनुपात के नियम, इन सब की व्याख्या की जा सकी। लेकिन यह कई प्रयोगों के परिणामों को
वर्णित करने में विफल रहा, सब कुछ उसने नहीं बता पाया था। तो जैसे कि एबोनाइट कांच को अपन रगड़ते हैं फर के ऊपर तो विद्युत आवेश उत्पन्न होता है, इस तरीके से आवेश वगैरह वाली जो चीज़ें थी वो थोड़ा एडवांस हो गई। तो इस एकक को हमने उन प्रायोगिक परीक्षणों से आरंभ किया जो 19वीं शताब्दी के अंत तथा 20वीं शताब्दी के आरंभ में वैज्ञानिकों द्वारा किए गए थे। तो इससे यह स्थापित हुआ कि परमाणु छोटे कणों से यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन से बने हुए हैं। तो काफ़ी बाद में चले आ रहे थे, एकदम 19वीं शताब्दी 18वीं का अंत, तब कहीं जाके ये सब चीज़ें स्टार्ट हुई हैं। और इन 200 सालों में सोच लो हमने कितनी ज़्यादा तरक्की कर ली है। अंतरिक्ष में पहुंचने लगे जो है कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, वो विदिन 2 ईयर्स। तो अभी जो है बहुत फास्ट ग्रोथ हुई है, उसके पहले उतना ग्रोथ नहीं थी, क्योंकि कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं ना, वो मिल जाती हैं तो वो एकदम से बड़ा परिवर्तन ले आती हैं। लेकिन उन्हीं बेसिक चीज़ों को ढूंढने में इंसान का जीवन क्या है, या कई इंसानों के जीवन भी चले जाते हैं। इसलिए जो फोकट की बड़बड़ी करते हो ना, वो थोड़ा बंद करो। खैर, इस एकक को हमने उस प्रायोगिक परीक्षण से आरंभ किया है। तो ऐसी धारणा बिल्कुल अलग थी जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की थी। तो गैसों में विद्युत विसर्जन आदि प्रयोगों के परिणामों से परमाणु की संरचना के बारे में और जानकारी प्राप्त हुई, राइट। तो इन परिणामों की चर्चा करने से पहले आवेशित कणों के व्यवहार के बारे में हमें यह मूल नियम ध्यान में रखना होगा कि समान आवेश वाली चीज़ें एक दूसरे को टिंकड़िंगू टिंकड़िंगू टिंगड़िंगू आकर्षित करती हैं, और जो समान आवेश वाली जो चीज़ें हैं वो एक दूसरे को, मामला गड़बड़ा गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर समान आवेशित वाली जो चीज़ें हैं वो क्या कर रही हैं, वो एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं, प्रतिकर्षित कर रही हैं, और जो विपरीत आवेश वाली जो चीज़ें हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। ये हम जो है सब जगह देख सकते हैं, बायोलॉजी में भी चाहो तो उसमें भी आप देख सकते हो, वही चीज़ अप्लाई हो रही है कि अपोजिट चीज़ें हैं वो अट्रैक्ट हो रही हैं और समान चीज़ें जो है वो लाद मुँह से पड़ रहे हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज अब देखते हैं। सन 1830 में माइकल फैराडे ने यह दर्शाया कि यदि किसी विलयन में विद्युत प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर रासायनिक अभिक्रिया होती हैं। ये इलेक्ट्रोड खड़े हुए हैं, ये दो, ये ऐसे खड़े कर लेता हूँ, ऐसे इलेक्ट्रोड्स पर, ये इलेक्ट्रोड्स पर, ये ऐसे हो गए, एक दो, ये इलेक्ट्रोड्स पर रासायनिक अभिक्रियाएँ होती हैं, राइट। जब मैं किसी सॉल्यूशन में बहाऊंगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स पर केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, तो जिसके परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रोडों पर पदार्थ का विसर्जन या फिर निक्षेपण हो सकता है, डिपोजिशन हो सकता है। कोई इलेक्ट्रोड है, विलयन में कई बाहर आऊँ चीज़ों को, तो विलयन में से वही जो पास की चीज़ बहती हुई होगी वो बोलेगा ये वाला इलेक्ट्रोड इधर आ जा जा, आजा आजा तू है प्यार मेरा, अल्लाह अल्लाह दिलदार मेरा, यहाँ पे आके डिपॉजिट हो जाएगा, राइट। विलियम में कोई चीज़ बह रही है तो, या फिर कोई चीज़ उस इलेक्ट्रोड से निकल के विलियन में जा सकती है। तो ये इलेक्ट्रोड्स जो है वो या तो उस विलियन में से किसी चीज़ को पकड़ लेते हैं या उस विलियन में किसी चीज़ को छोड़ देते हैं, राइट। तो उससे कुछ नियम बताए गए, और 1850 के मध्य में अनेक वैज्ञानिक, खासतौर से फैराडे थे, उन्होंने
आंशिक रूप से निर्वातित नलिकाओं जिन्हें कैथोड किरण कहा गया है में विद्युत विसर्जन आरंभ किया। तो जो फैराडे थे उन्होंने उस कैथोड ट्यूब के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो विद्युत का विसर्जन करवाया, राइट। तो ये फैराडे साहब थे, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद फैराडे जी, जो आपने कैथोड ट्यूब में विद्युत विसर्जन कराया और हमें टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट देकर चले गए। भगवान आपकी आत्मा को शांति दे फैराडे जी। ओके, तो उन फैराडे ने जो है आंशिक रूप से, मतलब पार्शियली, पूरा का पूरा उसने वैक्यूम नहीं किया था उस ट्यूब में, वहाँ पे उस ट्यूब के अंदर उन फैराडे ने विद्युत विसर्जन करवाया है। तो जो जहाँ पे करवाया जिन नलिकाओं को, उनको कहते हैं हम कैथोड किरण नलिकाएं या कैथोड रे ट्यूब। तो ये कैथोड किरण जो नलिका है वो कांच की बनी हुई है, राइट। सिंपल, आप देख ही सकते हैं कांच की है, जिससे धातु के दो पतले टुकड़े, इलेक्ट्रोड कहते हैं, सील किए होते हैं। मतलब ये कैथोड रे बना दिए, यहाँ पे दो टुकड़े बना दिए, ये जो है इलेक्ट्रोड्स लगा दिए, तो उनको जो है उस कैथोड रे ट्यूब में सील कर देते हैं। ये अंदर जो है दोनों इलेक्ट्रोड फंसा दिए उस कैथोड रे ट्यूब में जो कांच की बनी हुई है। और यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रोड्स लगा दिए और करंट बहूँगा तो यहाँ से ऐसे बहना शुरू कर देगी। आंशिक रूप से निर्वात, पार्शियली, तो गैसों में विद्युत विसर्जन को सिर्फ निम्न दाब और उच्च विभव पर प्रेक्षित किया जा सकता है, राइट। अगर हम चाह रहे हैं कि गैस जो है वो, गैस में इलेक्ट्रिसिटी बहे, तो नॉर्मली गैस में इलेक्ट्रिसिटी नहीं बहती है। लेकिन अगर हम बहुत जो क्या बोलते हैं, बहुत लो प्रेशर कर दिया है और बहुत वोल्टेज हाई लगा दिया है, तो वहाँ गैस में भी बह जाएगी। लो प्रेशर, वोल्टेज हाई, तो गैस में भी बह जाएगी, ठीक है। ये कोशिश कर रहे थे फैराडे जी। तो गैसों में विद्युत विसर्जन को सिर्फ निम्न दाब एवं उच्च विभव पर प्रेक्षित किया जा सकता है। कांच की नलिकाओं में विभिन्न गैसों के दाब को निर्वातन द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। यानी मैं एक ट्यूब लगाऊं, ट्यूब में जो है उस वैक्यूम लगा दूं, वो वैक्यूम जो है वो खींचे, तो उसके द्वारा मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के जो फ्लो है उसको कंट्रोल कर सकता हूँ वैक्यूम के द्वारा। तो इस प्रकार जब इलेक्ट्रॉनों पर उच्च वोल्टता लागू की गई, तो नलिकाओं में कणों की धारा के द्वारा ऋणात्मक इलेक्ट्रोड से धनात्मक इलेक्ट्रोड की तरफ विद्युत का प्रवाह आरंभ हो गया, राइट। जब वोल्टेज लगाया तो क्या हुआ, ये कैथोड है, एनोड है, यहाँ से एक इलेक्ट्रोड से, यानी कैथोड से एनोड की तरफ में जो है इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो स्टार्ट हो गया, शुरू हो गया, राइट। तो ये जो फ्लो हुआ विद्युत का, उसको हम कह रहे थे कैथोड किरणें या कैथोड किरण कण। तो कैथोड किरण के लिए जो है हम देख सकते हैं, जैसे ये बना दिया मैंने कैथोड रे ट्यूब बना दिया, राइट। इस तरीके से ये कैथोड रे ट्यूब बना दिया, और इस कैथोड रे ट्यूब में जो है यहाँ पर मैंने एक वैक्यूम पंप लगा दिया, राइट। और वैक्यूम पंप लगाने के बाद में यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने एनोड लगा दिया, राइट। यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैं, क्योंकि इस डायरेक्शन में अगर मैं बाहर आऊँ तो यहाँ पर मैंने कैथोड लगा दिया और यहाँ पर मैंने एनोड लगा दिया, राइट। कैथोड लगा दी, दिस इज़ वैक्यूम पंप, और यहाँ पर मैंने
एनोड लगा दिया। अब यहाँ से जो है मैं इलेक्ट्रिसिटी विद्युत विभव छोड़ूंगा। तो जब यहाँ से छोड़ूंगा तो क्या होगा कि ये जो कैथोड है, इस कैथोड से जो एक विद्युत धारा है वो बहने लगेगी, जो कि पार्शियली निर्वात है, और ये पहुँच गई एनोड की तरफ। ये कैथोड से एनोड की तरफ एक विद्युत धारा बहने लगी है। ऊपर क्या किया है मैंने, वैक्यूम पंप लगा दिया है। यहाँ से जो है मैंने ये जो है मैंने विद्युत वोल्टेज लगा दिया है। तो इस तरीके से कैथोड से एनोड की तरफ जो है वो विद्युत धारा बहने लगी है। राइट। तो कैथोड से एनोड तक विद्युत धारा के प्रवाह की अतिरिक्त जांच के लिए, चलो बह रही है ये आपने बोल दिया, लेकिन आप कोई तोपचंद हो क्या, नहीं मान रहा बात, प्रूफ करिए मेरे को। तो मेरे को फोकट का दिमाग खराब नहीं होने का, ये होता है वो होता है, प्रूफ करो, वो कोई भी चीज़ हो। तो उसके लिए क्या किया कि एनोड में जो छिद्र था, और एनोड में एक छिद्र किया गया, और उसके पीछे जो नली थी उस पर एक स्फुरदीप्ति पदार्थ का लेप किया गया। राइट। तो ये जैसे एनोड है, राइट, तो ये एनोड है, इसमें क्या किया गया, हम एक कर देते हैं, होल कर दिया, छेद कर दिया, ठीक है, इस एनोड में। तो ये जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है ये क्या है, आगे भी चलेगी। अब इसमें क्या किया है कि जो एनोड के पीछे है वहाँ पर जो ये वाली वॉल है, हाँ ये वाली, राइट, ये जो चीज़ है, ये वाली जो वॉल है, यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर मैंने जिंक सल्फाइड जो कि फ्लोरोसेंट पदार्थ है उसको अंदर लेप दिया। ठीक है, ये कैथोड, ये एनोड, ये वैक्यूम पंप, यहाँ पर मैंने वोल्टेज लगाया, कैथोड से एनोड की तरफ धारा बही, एनोड में एक छेद कर दिया है और वो छेद से किरण और आगे बढ़ रही है। यहाँ पर मैंने एक क्या किया है, एक फ्लोरोसेंट पदार्थ लगा दिया है, फॉर एग्जांपल जिंक सल्फेट लगा सकते हैं, वो लगा दिया है। तो जब ये किरणें एनोड के छिद्र से होकर जिंक सल्फाइड की परत पर टकराती हैं तब वहाँ एक चमकीला चिन्ह बन जाता है। चमकीला क्यों बनेगा, फ्लोरोसेंट है। ये गाड़ियाँ चलाते हो सड़क पर भी टक 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 थोड़ी थोड़ी दीप लगे रहते हैं, बिना कोई इलेक्ट्रिसिटी के ही चमकते हैं। फ्लोरोसेंट चीज़ें हैं, चमकती हैं। कोई भी डालेंगे हम विद्युत जो है उस पर, तो वो क्या है, फ्लोरोसेंट हो जाएगी। तो जिंक सल्फाइड जो है उस पर जब मैं इलेक्ट्रॉन की रे डालूँगा तो वो क्या है, चमकता है, वो फ्लोरोसेंट है। राइट। ऐसी शमशान में जो है कई बार ऐसे चीज़ें निकलती रहती हैं ना, तो वो उसमें आत्मा है, आत्मा उड़ रही है, ऐसा कुछ नहीं, वो चीज़ें निकलती हैं, नाइट में डेथ हो जाती है फिर भी वो दिखती रहती हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि एनोड जो है वहाँ पर एनोड के पीछे जो है वो जिंक सल्फाइड लगा दिया है, और जब विद्युत की धारा को प्रवाहित किया जाता है तो वो जिंक सल्फेट उस एनोड के पीछे ये जो जिंक सल्फेट है वो फ्लोरेस करता है, स्फुरदीप्ति देता है, चमकता है। तो इस तरह से कैथोड किरण जो है वो कैथोड से आरंभ होकर एनोड की तरफ जाती है, और ये किरणें स्वयं कोई दिखाई नहीं दे रही, मेरी आंखों से दिखाई नहीं दे रही, बिजली चल रही है, बिजली चली हो बिजली चली, ऐसा कुछ नहीं है, या 440 वोल्ट है छूना है मना। तो यहाँ पर जो बिजली चल रही है वो मेरे को दिखाई नहीं दे रही, बाकी इंसानों वाली दिखाई देती हैं, तो वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर जो अपन देखते हैं कैथोड से कोई इनको दिखाई नहीं दे रही हैं, परंतु इनके व्यवहार को गैसों तथा कुछ निश्चित
प्रकार के पदार्थों की उपस्थिति में देखा जा सकता है। राइट। तो जैसे जो टेलीविज़न चित्र नलिका है वो क्या होती है, कैथोड रे ट्यूब होती है। सपोज यहाँ पर मैंने ये कैथोड रे ट्यूब है और यहाँ पर एक स्क्रीन लगा दिया। राइट। ये जो चीज़ है एक्चुअल में मैं बात कर रहा हूँ पहले की, अब तो एलईडी और एलसीडी जो नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं, प्लाज्मा टीवी, बट जो पुराने समय में जो रहती थी डब्बा टीवी जिसको आजकल संज्ञा से नवाजा जाता है, तो यहाँ पर जो कैथोड ट्यूब थी, एक कैथोड था, यहाँ पर मैंने एक स्क्रीन लगा दिया है। राइट। तो इस तरह से जो है ये जो पदार्थ थे, ये जो कुछ निश्चित प्रकार के पदार्थ हैं जो जिसको मैंने यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर लगा दिया है। तो टेलीविज़न जो चित्र है वो नलिका किरण कैथोड ही होती है। राइट। जो डब्बा टीवी होते थे, तो टीवी जो है वो पर्दा, टीवी का जो पर्दा है वो स्फुरदीप्तीय प्रतिदीप्ति पदार्थों से लेपित कर दिया। यहाँ पर जो है उसको मैंने क्या किया है, उसको मैंने स्फुरदीप्ति या प्रतिदीप्ति पदार्थों से लेपित कर दिया। सब कुछ जिंक सल्फाइड से कर दिया फॉर एग्जांपल। तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों की अनुपस्थिति में ये किरणें सीधी दिशा में गमन करती हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो कैथोड रे ट्यूब है, यहाँ पर जो स्क्रीन पर जो स्फुरदीप्ति पदार्थ लेपित कर दिया गया, तो उससे जो किरणें निकलेंगी, तो यहाँ पर एनोड है, तो यहाँ पर जो स्फुरदीप्ति पदार्थ हैं वो क्या है, चमकने लगेंगे और उसमें हमको जो है एक पिक्चर दिखाई देने लगेगी। राइट। डांस करते हुए बल्ले बल्ले समाचार पत्र, आज की घटना, तो इस तरीके से जो है वो चीज़ें हमको उस स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। है क्या, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ, और जो फ्लोरोसेंस चीज़ है वो फ्लोरेस कर रही है और हमें चीज़ें दिखाई दे रही हैं। राइट। तो हर चीज़ में एक कोई प्रिंसिपल होता है। तो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों की अनुपस्थिति में ये किरणें सीधी दिशा में गमन कर रही हैं। राइट। ये जो किरणें हैं वो सीधे सीधे चल रही हैं। ये जो किरण है, कौन सी किरण, किरण वर्मा, हाँ, तो ये किरण चल रही है सीधी सीधी। ओके। तो जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया है या मैंने कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया है, तो उस केस में क्या है कि ये जो किरणें हैं वो सीधी सीधी चल रही हैं, कोई इन द एब्सेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रिक और नेगेटिव फील्ड। ठीक है। तो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों की उपस्थिति में किरणों का व्यवहार ऋणाश्रित कणों के अपेक्षित व्यवहार के समान होता है, जो यह सिद्ध करता है कि कैथोड किरणों में ऋणावेशित कण हैं। राइट। तो यहाँ पर अगर मैंने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, यहाँ पर मैंने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, तो ये क्या करेगी, सीधी नहीं चलेगी, ज़्यादा होशियार बनने लगेगी, हवा में उड़ने लगेंगी। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया तो ये सीधी न चल के ये इधर चलने लगी। राइट। तो ये जो किरणें हैं वो सीधी न चल के डाइवर्ट हो गई इफ़ आई अप्लाई द इलेक्ट्रिक और द मैग्नेटिक फील्ड हियर। राइट। तो ये जो किरणें हैं इनका जो व्यवहार है वो कैसा है, वो ऋणावेशित कणों के समान है कि जो नेगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स हैं उनके समान है इन किरणों का व्यवहार, जो सिद्ध करता है कैथोड किरणों में ऋणावेशित कण होते हैं। तो इस तरीके से ये जो ऋणावेशित कण हैं, जो ऋणावेशित कण हैं उनको क्या कह रहे हैं हम, उन्हीं को कह रहे हैं हम इलेक्ट्रॉन्स। राइट। तो कैथोड किरणों में जो ऋणावेशित कण है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन। राइट। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं
यहाँ तक जो परमाणु से पहुँच गए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में और इलेक्ट्रॉन में घुस गए। तो कैथोड किरणें या इलेक्ट्रॉन के लक्षण कैथोड किरण नलिका के इलेक्ट्रोडों के पदार्थ तथा उसमें उपस्थित गैसों की प्रवृत्ति निर्भर नहीं करते, बिकॉज दे आर फ्री। उनका अपना एक लक्षण है, राइट। तो ये जो किरणें हैं, इन इलेक्ट्रॉन का आवेश और द्रव्यमान अनुपात क्या है। अगर मैंने कह दिया कि हाँ भैया ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं, तो इन इलेक्ट्रॉन्स का वज़न कितना है, एक इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 किलो है, 4 किलो है, 10 किलो है, कितना है, 10 रुपये किलो है, 50 रुपये किलो है, इतना महंगा हो गया। पहले तो बहुत सस्ता मिलता था हमारे ज़माने में, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स जो है, उन इलेक्ट्रॉन्स का मास कितना है, राइट, और चार्ज कितना है। अब जैसे बॉडी मर गई, वजन तो रहेगा उसमें, पर क्या चार्ज नहीं है। अब उनके अंदर चार्ज है, उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, इतनी सारी रिएक्शन चल रही है बॉडी के अंदर। तो वजन कितना भारी है और उसके ऊपर चार्ज कितना, इसका रेशियो हमको देखना है उस इलेक्ट्रॉन के जो ऐसे बह रहे हैं बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, उसमें देखना है कि इलेक्ट्रॉन्स पर जो है वो जो चार्ज है और जो मास है उसका रेशियो कितना है। E/me जिसको बोलते हैं हम, वो कितना है ये पता लगाना है, ठीक है। तो ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी जे थॉमसन ने सन 1897 में कैथोड किरण नलिका का उपयोग करके और इलेक्ट्रॉनों के पथ पर विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र जो एक दूसरे के लंबवत थे लागू करके इलेक्ट्रॉनों के विद्युत आवेश और द्रव्यमान के बीच अनुपात को नापा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये क्या होते हैं, ये परपेंडिकुलर है, राइट। जैसे मैंने ये लगा दिया इलेक्ट्रिक फील्ड, तक खड़ा कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड खड़ा कर दिया, राइट, और ऐसे लगा दिया मैंने मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये इस तरीके से जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को लगा दूंगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, और ये बीच में क्या है, ये बह रही है धारा, राइट। तो ये इन इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन की धारा है वो ऊपर जो एक लाइन दिख रही है ब्लू कलर की, ऐसे हो जाती हैं, या उन इलेक्ट्रॉन की जो धारा है वो इस तरह से हो जाती है, ठीक है। और अगर कुछ नहीं अप्लाई किया है तो वो सीधी सीधी चलेंगी। जब कोई मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया है तो वो जो इलेक्ट्रॉन की जो धारा है वो सीधी सीधी चलेगी। ये सब थॉमसन साहब थे 1897 में, बहुत समय पहले ये सब चीज़ें चल रही थी, बट उसकी बदौलत टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई, बाहर की दुनिया में भी चले गए, सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से वो चीज़ हो रही है। इस तरह से ये मैंने एक कैथोड ट्यूब बनाई, इस तरह से एक कैथोड ट्यूब बना दी, ठीक है। यहाँ पर जो है मैंने एक, ये सपोज मैंने एक स्क्रीन बना दिया, राइट, और इधर जो है मैंने लगा दिया एक कैथोड, राइट। दिस इज देखा कैथोड, ठीक है, ये कैथोड लगा दिया मैंने। अब और
यहाँ पर जो है मैंने क्या लगा दिया, इस जगह मैंने लगा दिया एक एनोड। ठीक है, अब यहाँ से जो मैंने ये किरण यहाँ से बहाई, ठीक है, अब क्या किया है मैंने, दो चीज़ें की है मैंने। एक, यहाँ पर मैंने इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, राइट। सपोज यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव, तो यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, और इसके जो परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री पे मैंने जो है क्या किया है, 90 डिग्री पे मैंने मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया है। इस तरह से जो सपोज ये ऊपर नीचे हो गया और ये हो गया, इस तरह से मैंने एक जो नॉर्थ साइड और एक ये सपोज एक नॉर्थ साइड ले ली मैंने, और ये जो है साउथ ले लिया, ठीक है। तो इस तरह से परपेंडिकुलर इस फील्ड में मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है, और इस तरीके से मैंने मैग्नेटिक फील्ड लगाया है, ठीक है। और ये जो किरण है, जो इलेक्ट्रॉन्स की किरण है, वो तो आगे मैं बढ़ा ही रहा हूँ। तो क्या होगा कि या तो ये सीधी चली जाएगी बी पॉइंट पे, या फिर ये जो है ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड या और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ यहाँ पे चली जाएगी, या फिर जो है वो इस तरह से डाइवर्ट है, ऊपर चली, ऊपर चला मैं ऊपर चला, अबे नीचे आ। इस तरह से ये जो किरण को जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड लगाया है, तो उस वजह से वो जो किरण के लक्षण खराब हो गए और वो इधर उधर भागने लगी, राइट। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड और नेगेटिव फील्ड लगाया है तो वो सी पर टकराएंगे। अगर मैं केवल मैग्नेटिक फील्ड लगाऊं, अगर मैं ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये ऊपर नीचे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको ख़त्म कर दूं, केवल मैग्नेटिक फील्ड ही लगाऊं, मतलब नॉर्थ एंड साउथ इस तरीके से लगाऊं, वो बीच को करूं, तो वो क्या है, वो नीचे की तरफ चली जाएंगी, राइट। और अगर केवल मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लगाऊं, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है जो नॉर्थ साउथ दिख रहे हैं वो ख़त्म कर दूं, केवल मैं ऊपर नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाऊं, तो उस केस में क्या है, वो किरणें ऊपर चढ़ जाएंगी, क्योंकि वो लग गया, चार्ज में लग गया, अब चार्ज लग गया तो चढ़ गई किरण, ठीक है, ऊपर चली गई। ओके, तो मैग्नेटिक ओनली मैग्नेटिक फील्ड, नीचे ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरीके से वो जो किरणें हैं वो चल रही हैं, जहाँ की स्टार्ट हो रही है कहाँ से, ये कैथोड से। तो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता के सावधानी संतुलन से इलेक्ट्रॉन के अनुपालन पथ पर उसी पथ पर वापस लाया जा सकता है। यानी कि अगर मैं कोई एक कॉम्बिनेशन कर दूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ लगाऊँ, मैग्नेटिक फील्ड कुछ लगाऊँ, तो फिर जो उनका जो विचलन है ना, दैट कैन बी कंट्रोल्ड, क्योंकि एक नीचे की तरफ खींच रहा है, एक ऊपर की तरफ खींच रहा है, राइट। तो एक ऊपर की तरफ खींच रहा है तो थोड़ा सा ये बीच वाली जो लाइन है वो ऊपर चली जाएगी, कोई नीचे की तरफ थोड़ा नीचे, तो इस ऊपर नीचे कितनी सारे डाइवर्जन लाइंस हो जाएंगी। जब डाइवर्जन लाइंस यूँ ही होंगी तो वो स्फुरदीप्ति जो पर्दा है ना, उस पर मुझे पिक्चर दिखाई देने लगेगी, बाबा ऐसे ही तो होता था पुरानी टीवियों में, जो डब्बा टीवी आती है ना, उसमें ऐसे ही होता था, ऐसे ही दिखता था मेरे को, स्क्रीन रहता था, उसके ऊपर जो है उसके अंदर स्फुरदीप्ति पदार्थ का लेपन कर दिया जाता था, राइट। और कैथोड से एनोड की तरफ विद्युत धारा प्रवाह की जाती थी, उधर मैं वोल्टेज लगा देता था, जो कि आपकी बिजली बह ही रही है, वहाँ से आप वोल्टेज दे दो, राइट। तो थॉमसन ने यह तर्क दिया कि केवल विद्युत और केवल चुंबकीय क्षेत्रों की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉनों के अपने पथ से विचलन की मात्रा निम्नलिखित बातों पर निर्भर करेगी, जिसमें कण पर ऋणावेश मान अधिक होने पर विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों के साथ अन्योन्य क्रियाएं बढ़ जाती हैं, राइट।
मतलब ये जो पार्टिकल है, जो इलेक्ट्रॉन की धारा बह रही है इस पर, दे आर हाईली नेगेटिवली चार्ज्ड। तो क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो मैग्नेटिक फील्ड है, इनके साथ में उन चार्जेस का जो इंटरेक्शन हो रहा है, जो अननोन क्रिया हो रही है, वो बढ़ जाएगी। मतलब इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रिक फील्ड से और मैग्नेटिक फील्ड के साथ संपर्क में आते हैं तो इंटरेक्शन बढ़ जाएगा। जाएंगे एक जगह से दो लोग मिलेंगे तो इंटरेक्शन बढ़ेगा ही। ऐसे इलेक्ट्रॉन मिल गया इलेक्ट्रिकल फील्ड से या मैग्नेटिक फील्ड से, तो इंटरेक्शन बढ़ जाएगा उन चीज़ों के बीच में, और उस वजह से वो अफेक्ट होंगे, एक दूसरे से प्रभावित होंगे। दो चीज़ें मिलती हैं तो वो एक दूसरे से प्रभावित होती हैं, राइट। तो इस तरह से अगर नेगेटिव चार्ज उस पार्टिकल पे ज़्यादा है तो इंटरेक्शन बढ़ेगा। अगर वो पार्टिकल हल्का है तो वो विचलन अधिक दिखाएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ हल्की है, कागज़ है, जरा सी हवा चली उड़ने लगते हैं, लेकिन पत्थर नहीं उड़ने लगते, पहाड़ उड़ने लगे, हवा चली जरा सी, ये पहाड़ नहीं उड़ते, राइट। तो इस तरह से उस पार्टिकल का अगर वज़न कम है, द्रव्यमान कम है, तो उस वजह से उसका विचलन अधिक होगा, उसका प्रवाह इफेक्ट होगा। थोड़ी सी हवा चली उड़ने लगे, थोड़ा सा वोल्टेज दिया तो हल्के हैं तो उसकी तरफ अट्रैक्ट हुए चले गए या उसकी तरफ बहे चले गए। तो इस तरह से वज़न मैटर करता है। वज़न कम है तो उसका विचलन ज़्यादा होगा, उसका डाइवर्जेंस ज़्यादा होगा। भारी हैं तो फिर उठेंगे नहीं, लगाओ कितना भी चार्ज लगा दो, चारों तरफ से इलेक्ट्रिसिटी के तार लगा दो मेरे में, हिलूंगा नहीं, राइट। वज़न ज़्यादा है, उठाने में 10 लोग चाहिए, 500 किलो का हूँ मैं। तो विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता इलेक्ट्रॉनों पर वोल्टता तथा चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता बढ़ाने से इलेक्ट्रॉनों का मूल पथ से विचलन बढ़ जाएगा और ज़्यादा जो है वो विचलित होने लगेंगे, राइट। तो विद्युत क्षेत्र की प्रबलता या चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता में किसी एक की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉनों के विचलन की मात्रा का सही माप करके और उसका प्रेक्षण से थॉमसन ने E/me के मान का निर्धारण किया, राइट। तो थॉमसन ने जो है ये E/me, जो E/me, तो E/me, ये जो E है वो है इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, और ये जो me है ये है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। तो इनका जो रेशियो है वो थॉमसन ने बता दिया कि इलेक्ट्रॉन का इतना मास है, इलेक्ट्रॉन्स का इतना मास है, तो उस पर ओवरऑल चार्ज कितना है, राइट। ये चीज़ तो उन्होंने निर्धारण किया और उन्होंने बताया कि जो चार्ज है और जो मास है वो 1.7588820 इंटू 10⁻11 कूलम अपॉन किलोग्राम। मतलब 1 किलोग्राम अगर मैं लेता हूँ तो उस 1 किलोग्राम पर जो चार्ज है वो बताएगा E/m रेशियो, राइट। तो हर किलोग्राम पे जो चार्ज है दैट इज 1.758820 इंटू 10⁻11 क्या है, कूलम है, ठीक है ना, जूल नहीं है, इसलिए यूनिट के साथ वैल्यूज़ बदलती हैं। तो यहाँ पे ये कूलम है। इलेक्ट्रॉन्स का जो है 1 किलोग्राम लिया, उस पर कितना चार्ज होगा, 1.758820 इंटू 10⁻11 कूलम। एक दूंगा चाटा, सुनता ही नहीं है,